देखा था रूरल डेवलपमेंट और क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल मार्केटिंग। ठीक, इससे पहले हम लोग केसीसी को समझ चुके हैं जिसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, और अलार्मिंग फैक्ट्स देखे थे हम लोगों ने कुछ। अब बात करते हैं द चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, after harvesting, the farmers need to assemble their produce on the farm, process it, grade it, package it, and store it before it is finally bought to the market for sale. जब कोई भी फार्मर जो होता है जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेता है, ठीक है, तब उसे क्या करता है, सबसे पहले उसको अपनी फील्ड में ही एक साइड इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक, उसकी ग्रेडिंग करता है कि कौन सा आइटम किस ग्रेड का है। ठीक है, उसके बाद उसको पैक करता है और उसको स्टोर करता है किससे पहले, मार्केट में सेल के लिए ले जाने से पहले। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। ठीक, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या आता है, ये जो हार्वेस्टिंग से और सेल के बीच का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब आता है हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। दस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को एक प्रोसेस के तरीके से दिखा सकते हैं जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जो अपना प्रोडक्ट है उसको एक साथ इकट्ठा करना। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस लाइक सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसको प्रोसेस करना, जैसे कि धान जब होता है तो उसको क्या करते हैं, धान से हम लोग चावल निकलवाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से उसको चावल अलग हो जाता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है, इसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का ग्रेडिंग कर देना। पैकिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस, जिस तरीके की पैकिंग चाहिए कंज्यूमर को उस तरीके की पैकिंग कर देना। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, जो भी प्रोड्यूस हमने किया है या जो भी हमने हार्वेस्ट किया उसको फ्यूचर सेल के लिए क्या कर लेना, उसको स्टोर कर लेना। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, अपने प्रोडक्ट को सेल करना जब भी प्राइस आपके हिसाब से हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वॉज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थी ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जिनको हम लोग साहूकार भी बोलते हैं, उनके कंट्रोल में थे पूरी तरीके से। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, और ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स के भी साथ ही साथ। इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेट्स, ठीक, जब भी वो अपने डेब्ट्स पे करते थे, द फार्मर ऑफन मेड अ डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक, तो फार्मर को अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। डिस्ट्रेस सेल मतलब चाहे कम में बिक रही हो चाहे ज़्यादा में बिक रही हो, बस बेचने से मतलब होता था हमको। देयर होल्डिंग कैपेसिटी वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो जो क्या करते थे उनकी होल्डिंग कैपेसिटी जो थी वो लगभग ज़ीरो थी। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी। हैविंग टेकन लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर से लोन लिया हुआ था, लिए रहते थे। द फार्मर्स आर ऑब्लाइग टू सेल देयर क्रॉप टू देम ओनली। इस वजह से क्या होता था, जो फार्मर होते थे उन वो केवल इसी के लिए बात थे कि वो जिससे उन्होंने लोन लिया है वो उसी को ही अपनी जो क्रॉप है उसको सेल करेंगे। ऑफन इट इम्प्लाइड अ लो प्राइस, इससे क्या होता था, उनको एक लो प्राइस मिलता था। बिसाइड्स अ सब्सटेंशियल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अंडरवेइंग एंड कस्टमरी कमीशन, और साथ ही साथ क्या लॉस होता था, उनका जो अंडर वेइंग हो जाता था, ठीक है, उसको प्रॉपर वेट भी नहीं होता था,
जो जैसा है वैसे ही सेल कर दिया, कस्टमर कमीशन भी नहीं मिलता था। ठीक, अब डिस्ट्रेस सेल को चलिए समझ लेते हैं कि डिस्ट्रेस सेल क्या होता है। डिस्ट्रेस सेल रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ फार्मर आर कंपेल्ड to sell their produce immediately after the harvest no matter how low the market price is। जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रेस सेल वो होता है कि जब कोई भी फार्मर अपने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट के तुरंत बाद सेल करता है और उसे इससे मतलब नहीं होता है कि भले ही मार्केट प्राइस कम हो या मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, उससे इसे कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स क्या लॉन्च किए हैं जिससे कि मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स एज अंडर। अब इस तरीके के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सीरीज लॉन्च की है मेजरमेंट्स की, ठीक है, जो कि अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे regulated market, regulated market have been established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee including representatives of governments, farmers and traders, ठीक है। तो इस तरीके के जो मार्केट हुआ करते थे, इन मार्केट्स में एक ही जगह पे सेल और परचेज दोनों का ही काम होता था और इस पर नज़र कौन रखता था, जो मार्केट कमेटी होती थी जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होता था, फार्मर भी होता था और ट्रेडर भी होता था। मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद अ स्ट्रिक्ट विजिल ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल एंड वेट्स। जो मार्केट सिस्टम था उसने एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखी थी और उसकी स्ट्रिक्टनेस किस पे थी कि जो भी वेट हो रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर स्केल पर ही किया जाए। द मार्केट कमेटी इंश्योर दैट द फार्मर गेट अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। जो मार्केट कमेटी होती थी उसका वो क्या करती थी, ये ध्यान में रखती थी कि जो भी फार्मर अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने आ रहा है उसको उसका प्रॉपर प्राइस मिल सके। सेकेंड पॉइंट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। ठीक, इसमें क्या होता था, द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कोऑपरेटिव फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ को इनकरेज किया गवर्नमेंट ने। एज मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज़ फार्मर फाइंड देमसेल्फ बेटर बार्गेनर्स इन द मार्केट। अब इन सोसाइटीज़ के मेंबर कौन होते थे, जो फार्मर होते थे। इस वजह से फार्मर क्या अपने आप को मानते थे, वो फार्मर को इससे क्या फील होता था कि वो उस सोसाइटी के मेंबर हैं। इससे क्या होता था, वो अपने आप को बेटर बार्गेनर फील करते थे मार्केट में, गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, और उस वजह से क्या होता था, उनको एक बेटर प्राइस मिलता था उनके प्रोड्यूस के लिए मार्केट में थ्रू कलेक्टिव सेल। ठीक, कलेक्टिव सेल के थ्रू। थर्ड था हमारा प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। With a view to avoiding distress sale, the government is offering warehousing facilities to the farmer. डिस्ट्रेस सेल से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को ऑफर करने लगी फार्मर्स को, जिससे कि डिस्ट्रेस सेल ना करें वो। सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस आर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफरिंग स्टोरेज स्पेस टू द फार्मर। जो सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं, वो क्या करते थे, फार्मर्स को स्टोरेज के लिए, ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं ये फार्मर्स को स्टोरेज के लिए ऑफर करते थे। स्टोरेज करने से क्या होता था, फार्मर्स स्टोरेज हेल्प्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ टाइम व्हेन द मार्केट प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। स्टोरेज फैसिलिटी मिलने से क्या हो गया था कि फार्मर्स अब अपने सामान को उस टाइम पे सेल कर सकता था जब उसको सबसे ज़्यादा प्राइस मिल सके। ठीक, ऐसे टाइम पे वो सेल करते। नेक्स्ट है हमारा सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसमें क्या होता था, रेलवेज आर ऑफरिंग सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट्स वेयर ऑफन दे गेट अ बेटर डील।
तो रेलवे क्या ऑफर किया रेलवे ने कि उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफर करी, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफर करी फार्मर्स को, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को रूरल मार्केट से लेके अर्बन मार्केट में आ सकें, जिससे कि वहाँ उनको बेटर डील भी मिल सके। ठीक। Dissemination of information. Electronic media and print media are actively engaged in offering market related information to the farmer. जो प्रिंट मीडिया थी और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका मेन काम क्या था कि फार्मर्स को मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उसके थ्रू फार्मर्स को मिल जाती थी। पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस बिहेवियर इन द मार्केट्स। अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो मेन जो इंफॉर्मेशन होती थी वो क्या होती थी, जो प्राइस बिहेवियर चल रहा है, प्राइस कितना कम चल रहा है, कितना ज़्यादा चल रहा है, कैसा प्राइस चल रहा है, उससे रिलेटेड मेन इंफॉर्मेशन फार्मर्स को मिल जाती थी। दिस हेल्प्स द फार्मर्स इन डिसाइडिंग हाउ मच टू सेल एंड व्हेन टू सेल। इससे क्या होता था, फार्मर्स ये डिसाइड कर पाते थे कि उनको कितना सेल करना है और कब सेल करना है। ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी क्या होता है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी होती है। ठीक है। एमएसपी पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। ये जो एमएसपी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कदम उठाया गवर्नमेंट ने, किसको लिए, ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। MSP is an assurance to the farmers that their produce would be purchased by government at the specified price. MSP क्या होता है कि एक मिनिमम रेट होता है जो ये अश्योर करता है कि अगर आप नहीं बेचना चाह रहे हैं किसी को, तो गवर्नमेंट आपसे परचेज कर लेगी उस एक फिक्स प्राइस पे। ठीक। Of course, the farmers are free to sell their produce at a price higher than MSP in the open market। और जो फार्मर्स होते हैं वो एक तरीके से फ्री होते हैं, चाहे तो वो गवर्नमेंट को सेल करें, चाहे तो ओपन मार्केट में जाके सेल करें, जहां पर उनको एमएसपी से ज़्यादा प्राइस भी मिल सकता है। दस द फार्मर आर ऑलवेज एश्योर्ड टू सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप। इससे क्या होता था कि फार्मर्स ये एश्योर्ड हो जाते थे कि उनको एक मिनिमम इनकम तो इतनी मिलनी ही मिलनी है, उसके ऊपर वो कितनी भी कमा सकते हैं। बफर स्टॉक्स एंड पीडीएस क्या होता है, इसमें एक ये पॉइंट है यहाँ पे, बफर स्टॉक एंड पीडीएस। एमएसपी परचेज फ्रॉम द फार्मर आर केप्ट एज बफर स्टॉक बाय द गवर्नमेंट। एमएसपी पे जब गवर्नमेंट परचेज करती है फार्मर्स से, तो वो एक जो स्टॉक बनाती है अपना, उसको ही बोलते हैं हम लोग बफर स्टॉक। दीज स्टॉक्स आर यूज प्राइमरीली फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो स्टॉक्स होते हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिसाइड्स मीटिंग अर्जेंट नीड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो आउटपुट एंड स्कैरसिटी। और साथ ही साथ किसके लिए, कि एकदम ही से जब अर्जेंट नीड आ जाती है, किस टाइम पे, लो प्रोडक्टिविटी की वजह से या लो आउटपुट और स्कैरसिटी की वजह से। ठीक है। अब पीडीएस क्या होता है, पीडीएस इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स एट सब्सिडाइज रेट्स। तो पीडीएस का मेन काम क्या होता था, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसके थ्रू, फेयर प्राइस शॉप के थ्रू। ठीक है। और किस पर, सब्सिडाइज रेट पर, सो दैट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव एन ईजी एक्सेस टू दिस थिंग। इससे क्या होगा, जो गरीब तबके का आदमी है या एकदम गरीब आदमी है, वो क्या कर सकेगा, वो उसको भी इन फूड ग्रेन्स को लेने की हिम्मत आएगी। ठीक है, उनको भी ये फूड ग्रेन मिलेगा। On account of these measures by the government, agricultural marketing system has made some notable improvement। ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट भी आया, बट इट हैज़ yet to go a long way before the millions of small and marginal farmers are able to defend their self-interest at the stage of marketing process. The fact is that small marginal farmers still continue to be victim of distress sale to the rural moneylender and commission agents. ठीक, लेकिन अभी भी क्या है कि इसमें अभी भी मिलियंस फार्मर्स हैं, छोटे बड़े, ठीक है, छोटे कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, जो कि अभी भी इसके इस इंटरेस्ट का या इस प्रोसेस का उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है. फिर भी इवन ये भी है कि जो छोटे और बहुत ही ज़्यादा छोटे फार्मर्स हैं वो अभी भी अपने प्रोड्यूस को डिस्ट्रेस सेल में लगा रहे हैं. किसके? मनी लेंडर्स और जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनको. सरप्राइजिंगली इनफ नियरली 90% ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टिल हैंडल्ड बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स. अभी भी क्या है कि लगभग 90% जो मार्केट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ठीक है, वो किसके थ्रू क्या हैंडल की जा रही है? जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू. वाइल द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर हैंडलिंग नियरली 10%, और लगभग सिर्फ 10% ही गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इनको हैंडल किया जा रहा है. ठीक है. डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्या क्या डिफेक्ट है इसका? जैसे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फोर्स सेल, न्यूमरस मार्केट चेंजेस, lack of credit facility, lack of storage facilities, presence of middlemen, lack of standard weight and measures, inadequate market information. ये कुछ थे हमारे डिफेक्ट जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थे. अब आपका काम ये है कि यहाँ तक आपको समझना है और उसके बाद जो वर्कशीट में दो उसको सॉल्व करना है.